नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं BSc थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री। दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी केमिस्ट्री है उसका नाम है केमिकल डायनामिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यानी दो पार्ट में है। पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री है। थर्ड सेमेस्टर में आपकी जो केमिस्ट्री है दोस्तों वो फिजिकल केमिस्ट्री है। पूरा का पूरा फिजिकल एनालिसिस आपको इसके अंतर्गत करना है। तो इससे रिलेटेड हमने प्रथम और द्वितीय यानी कि जो आपका पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो मैंने आप लोग को बता दिया था। आज की इस क्लास के अंतर्गत केमिस्ट्री के यूनिट नंबर थर्ड यानी चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है फेज इक्विलिब्रियम, प्रावस्था श्याम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ने अनिवार्य हैं, जिनसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। दूसरी बात, वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनका सलूशन भी मैं यहीं पर ही कराऊंगा, यानी कि क्वेश्चन आंसर की सीरीज आज थर्ड सेमेस्टर की चलने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग को ध्यान देना है, आप लोग सेकेंड ईयर यानी कि BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर है ये, ठीक है। NEP के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसा कि 2021 और 22 के सत्र में आप लोग अपना एग्जाम दे चुके हैं, तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर अब प्रिपेयर हो रहे हैं सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, कि इस टॉपिक से यानी यूनिट नंबर थर्ड में जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं वो कौन से प्रश्न हैं और कौन से प्रश्न आने की संभावना है। तो सबसे पहला प्रश्न जो इस बार आने की संभावना है मित्रों, वह है व्हाट डू यू मीन बाई डिग्री फ्रीडम। डिग्री फ्रीडम को किससे डिनोट करते हैं, नोट कर लीजिएगा। डिग्री फ्रीडम को हम n से, स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं स्वतंत्रता की डिग्री से आप क्या समझते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता की डिग्री। तो समझते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट वे इन विच द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम में बी चेंज। दोस्तों, स्वतंत्रता की डिग्री को संभावित स्वतंत्र तरीकों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें तंत्र की स्थिति और विन्यास बदल सकता है, ठीक है। जब भी आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट वे इन विच द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम में बी चेंज। ओके, यही इतना आपको आंसर लिखना है। और ये शॉर्ट टाइप का, वेरी शॉर्ट, यानी कि वेरी शॉर्ट का मतलब समझ गए आप लोग, यानी कि 2 नंबर का प्रश्न है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 1 नंबर का, क्योंकि वेरी शॉर्ट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि मैं बात करूं अवध यूनिवर्सिटी की, ठीक है, तो अवध यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 में से यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है। और किसी किसी यूनिवर्सिटी में सेक्शन वाइज डिवाइड होता है, यानी कि पेपर को यूनिट बाई यूनिट फर्स्ट यूनिट थर्ड डिवाइड कर देते हैं, यानी 4 यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें पहला प्रश्न 3 नंबर से स्टार्ट होता है, फिर 5 नंबर का और फिर 7 नंबर का, इस प्रकार से रहता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेपर पैटर्न भी है, तो पेपर पैटर्न में भी कम आप लोग कन्फ्यूज हैं, उसके लिए मैं वीडियो जल्दी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल पूछा गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का। मोनो एटॉमिक गैस अणु की स्वतंत्रता की डिग्री क्या है। तो इसकी जो डिग्री होगी दोस्तों, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल इज n=3। दोस्तों ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम को स्मॉल n से ही डिनोट करेंगे, और यहाँ पर जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएं तो आप ये नहीं कि आप सीधा लिख दें मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल n=3, ये लिख देंगे तो आपका कंप्लीट आंसर नहीं माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। लेकिन अगर आप इतना ही लिख देते हैं द डिग्री ऑफ
फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल n इक्वल टू 3, तो आपको कंप्लीट नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि एक परमाणु गैस अणु की स्वतंत्रता की जो डिग्री है वो n इक्वल टू 3 है, ध्यान रखिएगा। मोनो एटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो n इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है और इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाना है, डिस्क्राइब द गिब्स फेज रूल, गिब्स प्रावस्था नियम का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर जो आप लोग को दिया, भाई मॉडल पेपर आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। सोल्यूशन उसका नहीं दिया गया है तो सोल्यूशन मैं लगभग जल्दी ही प्रयास करके सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसको उस मॉडल पेपर को आप तैयार कर लीजिएगा। अगर वो मॉडल पेपर आपका तैयार है तो ये मानकर चलिए कि वहाँ से आपके 75% क्वेश्चन तैयार हैं, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है वो। ठीक है, तो वो चैनल पर है, आप लोग देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया कि गिब्स प्रावस्था नियम का वर्णन पूछा गया है। चलिए समझते हैं कि गिब्स का फेज रूल क्या होता है। तो हेडिंग आप हमेशा ऐसे डालेंगे, गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल स्टेट दैट इफ द इक्विलिब्रियम in a heterogeneous system is not affected by gravity or electrical and magnetic force, the number of degree of freedom is given by the equation। दोस्तों जो गिब्स फेज रूल है उसका स्टेट कहता है कि इक्विलिब्रियम इन हेटेरोजेनियस सिस्टम इज नॉट affected by gravity or electrical and magnetic force, the number of degree of freedom is given by equation F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। ये इक्वेशन है गिब्स का। ठीक है, डिग्री आप समझ लेते हैं हिंदी में गिब्स प्रावस्था नियम। तो गिब्स प्रावस्था नियम में कहा गया है दोस्तों कि यदि कोई विषम प्रणाली में संतुलित गुरुत्वाकर्षण या विद्युत या चुंबकीय बलों से प्रभावित नहीं होता है तो स्वतंत्रता की जो डिग्री होगी उसकी संख्या इस समीकरण द्वारा व्यक्त की जाती है। वो समीकरण क्या है, F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, वेयर C क्या है, यहाँ पर C दोस्तों C इज द नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट। जो C है ये नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट को दर्शाता है। P इज द नंबर ऑफ फेज, P जो है वो प्रावस्था की संख्या दर्शाता है। प्रावस्था की संख्या क्या है, अभी मैंने बताया। प्रावस्था की संख्या अगर पूछा जाए तो P क्या होता है, तो कुछ लोग को पता होना चाहिए इसके बारे में। चलिए ठीक है, आप फेज रूल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रावस्था की संख्या क्या है, मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, गिब्स प्रावस्था नियम। तो गिब्स का प्रावस्था नियम यानी कि जो ये गिब्स फेज रूल दिया रहेगा उसी को पी से डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो गिब्स प्रावस्था नियम में क्या होता है कि गिब्स प्रावस्था के नियम में कहा गया है कि यदि कोई विषम प्रणाली में संतुलित गुरुत्वाकर्षण हो या विद्युत हो या चुंबकीय बलों से प्रभावित जो ना होता हो, तो जो स्वतंत्रता की डिग्री होगी उसकी संख्या इस संख्या जो होगी उस समीकरण द्वारा व्यक्त की जाएगी। समीकरण आप लोग याद रखिएगा, F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। ठीक है, ये समीकरण पर निकालते हैं जहां पर C क्या है, नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट, और P क्या है, नंबर ऑफ फेज है, प्रावस्था की संख्या। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? ये 3 क्वेश्चन क्या आपके यहीं पर क्लियर हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं दोस्तों तो थम्स अप कर दीजिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो समझेंगे क्वेश्चन वो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसे हिंदी में कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। आप लोग की रिक्वायरमेंट थी कि क्लास जो हो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में की जाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो, इसीलिए मैंने आप लोग के लिए ये क्लास लेने का प्रयास किया हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड लैंग्वेज में, ताकि आप लोग को समझ में आ सके। दूसरी बात दोस्तों, MCQ प्रश्न कल से स्टार्ट होंगे। 2 दिन आप लोग की MCQ की क्लास चलेगी, 2 दिन यानी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर क्लास चलेगी, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एग्जाम होना है, वो मैं आप लोग को जैसे नोटिफिकेशन आएगा बता दूंगा। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपको तैयार करना है, राइट ए नोट ऑन ट्रांजिशन टेम्परेचर, संक्रमण ताप पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन इस बार आने की 100% संभावना है, 100% संभावना है इस प्रश्न को। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर इस बार पूछे जाने की संभावना है शॉर्ट टाइप में, तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं कि ये ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। इसी प्रकार से आप हेडिंग डालेंगे और नीचे जब भी हेडिंग डालें तो आप अंडरलाइन जरूर कर दिया करिए। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर
दिस इज द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट और सब्सटेंस में बी चेंज टू ईच अदर। यह वह ताप है, संक्रमण ताप वह ताप है जिस पर किसी तत्व या पदार्थ की दो क्रिस्टलीय अवस्था का एक दूसरे में परिवर्तन होता है। समझते हैं इस बात को, संक्रमण ताप, ठीक है, संक्रमण ताप। तो ये संक्रमण ताप क्या होता है? संक्रमण ताप एक ऐसा ताप होता है जिस पर किसी भी तत्व, कोई भी तत्व हो, कोई भी एलिमेंट हो या फिर पदार्थ हो, तो पदार्थ की जो क्रिस्टलीय अवस्था का एक दूसरे में परिवर्तन हो। पदार्थ का क्रिस्टलीय अवस्था का, यानी कि वो सॉलिड से गैस हो रहा हो, गैस से लिक्विड बन रहा हो, ठीक है, क्रिस्टलीय अवस्था में एक दूसरे का परिवर्तन होता है, तो इसी को क्या कहते हैं? संक्रमण ताप कहते हैं, ठीक है। एट द टेम्परेचर सडन एंड एब्जॉर्ब्ड चेंज इन सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, वेपर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज टेक प्लेस। दोस्तों, इस ताप पर पदार्थ की विलयता, घनत्व, विस्कसिता, वाष्प दाब तथा अन्य भौतिक गुणों में अचानक या एकदम से परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जब भी संक्रमण ताप पूछा जाए तो आप बताएंगे कि संक्रमण ताप वह ताप है जिस पर किसी भी एलिमेंट या किसी भी सब्सटेंस की दो क्रिस्टलीय अवस्था का एक दूसरे में परिवर्तन हो। जैसे कि कोई भी एक एलिमेंट इधर दे दिया गया, कोई भी एक एलिमेंट ये दे दिया गया है, ठीक है, ये दोनों क्या है? क्रिस्टलीय अवस्था हैं और इनका एक दूसरे में परिवर्तन हो रहा हो, कि यानी इससे ये जो ये प्रोडक्ट है इससे ये प्रोडक्ट बन रहा हो और इस प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट बन जा रहा हो, तो इसी को क्या कहते हैं? संक्रमण ताप कहते हैं, ठीक है। तो संक्रमण ताप एक ऐसा ताप है, एक वह ताप है जिस पर जैसे कि कोई एलिमेंट हो या कोई पदार्थ हो, इसके दो क्रिस्टलीय अवस्थाओं का एक दूसरे में परिवर्तन हो रहा हो। इस ताप पर पदार्थ की विलयता, घनत्व, विस्कसता, वाष्प दाब तथा अन्य भौतिक गुणों में अचानक परिवर्तन होता है। चलिए एग्जाम्पल के यानी उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, आप लिखेंगे रोम्बिक सल्फर इज स्टेबल एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। विषम लाचमिक गंधक सामान्य ताप पर व दाब पर अस्थायी अवस्था में होते हैं, बट ऑन हीटिंग एट 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड इट स्टार्ट चेंजिंग टू मोनोक्लिनिक सल्फर। लेकिन गर्म करने के लिए 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका परिवर्तन एकन ताच गंधक में प्रारंभ हो जाता है। फॉर सम टाइम रोम्बिक सल्फर इज हीटेड एट 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। दोस्तों, यदि कुछ समय के लिए विषम लाचमिक गंधक को 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर परिवर्तन किए बिना गर्म किया जाए तो संपूर्ण विषम लाचमिक एकन ताच में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि इट चेंज टू मोनोक्लिनिक कंप्लीटली। ये क्या हो जाएगा? कंप्लीटली मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाएगा। इट्स रिवर्सिबल चेंज इन आल्सो पोजीशन पॉसिबल, हेंस 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड इज ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर। इसका जो उत्क्रमणीय परिवर्तन भी क्या होता है? इसका उत्क्रमणीय परिवर्तन भी संभव है। अतः जैसे हम बात करें 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये गंधक का तापक्रम है। वन फ्रॉम बिलो एंड वन फ्रॉम एबव द टेम्परेचर एंड स्टेबल। दोस्तों, संक्रमण ताप के नीचे एक रूप तथा उसके ऊंचे तापमान पर दूसरा स्थायी रूप होता है। इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लासियस-कैल्प्रान। ये हम किसके द्वारा? इसका परिकलन क्लासियस-कैल्प्रान समीकरण की सहायता से किया जा सकता है, ठीक है। इसका जो है इस समीकरण का प्रतिपादन किस प्रकार से हम लोग करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा? तो इसका प्रतिपादन हम कर सकते हैं किससे? क्लासियस-कैल्प्रान समीकरण से। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये समझाया गया है, यहाँ पर SR है, ठीक है, और यहाँ पर SM दिया गया है। अब SR कोई एलिमेंट है और SM भी कोई एलिमेंट, दो ये क्रिस्टलीय अवस्था में है और हमने टेम्परेचर कितना रखा है? 9.6 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो जब हम इसको 9.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, तो ये एस एम में चेंज हो रहा है। और एस एम को जब हम क्या कर रहे हैं कि जब 9.5 डिग्री 6 सेंटीग्रेड टाइप पर इसको हीट कर रहे हैं तो हमें एस आर प्राप्त हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। एक्सप्लेन द इनवर्ट सिस्टम। हिंदी में इसे कहते हैं अत्र तंत्र को समझाइए, अचर तंत्र को समझाइए। अचर तंत्र कहते हैं, इनवर्ट सिस्टम को क्या कहते हैं, अचर तंत्र कहते हैं या सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है, ए सिस्टम हैविंग नो वेरिएंट इज कॉल्ड इनवर्ट सिस्टम, दैट इज 3 फेज ऑफ वाटर एग्जिट इन इक्विलिब्रियम एट 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 4.85 mm प्रेशर ओनली। दोस्तों, अचर तंत्र वह तंत्र है जिसके लिए कोई भी परिवर्ती ना हो, कोई भी परिवर्ती ना हो, अचर तंत्र कहलाता है। आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। ए सिस्टम हैविंग नो वेरिएंट इज कॉल्ड इनवर्ट सिस्टम, यानी कि वह तंत्र जिसके लिए कोई परिवर्ती ना हो, यानी कि ऐसा एक प्रकार का तंत्र हो जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, अचर तंत्र कहलाता है। जैसे जल की 3 प्रावस्थाएं सॉलिड, लिक्विड, गैस केवल 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 4.85 mm दाब पर ही साम्य में रह सकती हैं। ठीक है, तो ये जो वाटर की 3 अवस्था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, वेपर, तो इसमें क्या होता है कि इनकी ये जल की तीनों अवस्था केवल 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड या 4.8 mm प्रेशर पर ही साम्य अवस्था में रह सकती हैं। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी प्रोडक्ट है उसके द्वारा ये दूसरी बार प्राप्त हो सके। जैसे कि ये इस एरो से भी दिखाई जाती हैं और इक्विलिब्रियम को इस एरो से भी दिखाया जाता है। यहाँ पर H ले लिए, यहाँ पर H ले लिए। जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, H2O दे दिया गया और इसको इस तीर से दिखाकर यहाँ भी H2O आ गया, तो इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। या इसका दोनों तरफ से इस प्रकार से भी सिंबल हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नो अदर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर देयर एट विच दीज फेज एग्जिट एट इक्विलिब्रियम। ऐसी और कोई ताप या दाब नहीं है जिस पर ये 3 प्रावस्था साम्य में रह सकती, इक्विलिब्रियम स्टेट में रह सकती हैं। ये तीनों अवस्था, जल की ये तीनों अवस्था केवल 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या फिर प्रेशर की बात करें 4.85 mm प्रेशर, इतने पर ही ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रह सकती हैं। और कोई भी ना दाब होगा, अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो नहीं रह सकती हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में, या फिर आप जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे या डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे तब भी नहीं होगा। ठीक है, तो नो अदर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर देयर एट विच द फेज एग्जिट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रह सकती। इफ टेम्परेचर और प्रेशर इज चेंज स्लाइटली, यदि ताप या दाब में थोड़ा सा भी परिवर्तन करें तो क्या होगा, वन फेज डिसअपेयर एंड सिस्टम बिकम मोनोवेरिएंट। यदि ताप या दाब में थोड़ा सा भी परिवर्तन करें तो एक प्रावस्था नष्ट हो जाएगी और तंत्र एक चर तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो तंत्र होगा वो एक चर मोनोवेरिएंट हो जाएगा। ओके, इट मीन्स ओनली, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स ओनली एट टेम्परेचर एंड प्रेशर वाटर, आइस एंड वेपर को एग्जिट एट इक्विलिब्रियम। इसका कहने का तात्पर्य है कि केवल इसी ताप व दाब पर जल, बर्फ तथा वाष्प साम्य में रह सकते हैं। किस प्रावस्था में, 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 4.8 mm प्रेशर। ओके, वी कैन नॉट चेंज दीज कंडीशन एब्सॉल्युटली, सच सिस्टम इज कॉल्ड इनवर्ट सिस्टम। इन दशाओं को हम अपनी इच्छा से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं और ऐसा जो इस प्रकार का तंत्र है इसे अचर तंत्र कहा जाता है, इनवेरिएंट सिस्टम कहा जाता है। तो समझ में आ गया भाई इनवर्ट सिस्टम क्या है, इनवेरिएंट सिस्टम क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रिपल पॉइंट।
त्रिक बिंदु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब समझते हैं कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, त्रिक बिंदु क्या होता है। तो हेडिंग डाल दीजिए ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट इन द फेज डायग्राम where the three phase can the coexist at equilibrium is called triple point। प्रावस्था आरेखों में वह बिंदु जहां तीन प्रावस्थाएं साथ साथ साम्य अवस्था में रह सकती हैं वो क्या कहलाती हैं, त्रिक बिंदु कहलाती हैं। ठीक है। दिस पॉइंट शो ए डिफाइनाइट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बिंदु एक निश्चित ताप व दाब को निरूपित करता है। ये बिंदु है एक निश्चित ताप व दाब को क्या करता है, निरूपित करता है। ट्रिपल पॉइंट हैज़ नो डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रिपल पॉइंट के पास कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता है। दैट इज द इट इज इनवर्ट सिस्टम, अर्थात वह अचर तंत्र होता है। क्या होता है दोस्तों, ये अचर तंत्र होता है। ट्रिपल पॉइंट को एक बार फिर से समझ लेते हैं। ट्रिपल पॉइंट हैज़ द फेज डायग्राम। ट्रिपल पॉइंट प्रावस्था आरेखों की वह बिंदु है वेयर दियर फेज कैन को एग्जिट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। जहाँ पर वह बिंदु जहाँ पर तीन प्रावस्थाएं साथ साथ साम्य अवस्था में रह सकती हैं उनको क्या कहा जाता है, त्रिक बिंदु कहा जाता है। यह बिंदु एक निश्चित ताप व दाब को क्या करता है, निरूपित करता है। और त्रिक बिंदु को कोई स्वतंत्र कोटि नहीं होती है, यानी कि ट्रिपल पॉइंट हैज़ नो डिग्री ऑफ फ्रीडम। दैट इज द इट इज इनवर्ट सिस्टम। ये क्या होता है, इन्वेरेंट सिस्टम होता है। ठीक है। ऑन द चेंजिंग निग्लाइबल प्रेशर ऑफ टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट एट एनी फेज आउट ऑफ थ्री गेट डिसअपेयर्ड एंड द सिस्टम बिकम्स मोनोवेरिएंट। त्रिक बिंदु पर यदि तनिक सा भी ताप या दाब में परिवर्तन कर दिया जाए, ताप या फिर दाब में परिवर्तन कर दिया जाए तो ये तीनों प्रावस्था में, तीन प्रावस्था में से एक प्रावस्था क्या हो जाएगी, ये डिसअपियर हो जाएगी, यानी कि नष्ट हो जाएगी। और जो तंत्र होगा वो एक चर ही रह जाएगा। अभी तक ये ट्रिपल पॉइंट में था, तभी ये एक चर रह जाएगा। इन वाटर आइस वेपर सिस्टम डिफाइनाइट टेम्परेचर एंड प्रेशर और ट्रिपल पॉइंट आर 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 4.58 mm। दोस्तों बर्फ जल वाष्प, बर्फ जल वाष्प जल की तीनों अवस्था की बात करें तो पहला हो गया बर्फ, दूसरा जल और तीसरा वाष्प। ठीक है, जिसको हम त्रिक बिंदु कहेंगे ना, ये तीन अवस्था है। बिंदु के निश्चित ताप व दाब, इनके निश्चित ताप व दाब जो होंगे, जो पानी का तीनों, पानी के तीनों अवस्था का, ठीक है, जो ताप व दाब होगा वो क्रमशः कितना होगा, 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका जो प्रेशर है वो है 4.58 mm। ओके, केवल और केवल इसी पर ये साम्य अवस्था में रह सकते हैं, यही ट्रिपल पॉइंट कहता है। इस प्रकार गंधक तंत्र में तीन अस्थाई व एक मित अस्थाई त्रिक बिंदु हैं। अस्थाई त्रिक बिंदु में क्रमशः 9.6 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 151 डिग्री सेंटीग्रेड हैं, तथा मित अस्थाई त्रिक पॉइंट की बात करें तो 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त होता है। ठीक है। टेम्परेचर ऑफ स्टेबल ट्रिपल पॉइंट्स आर 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री एंड 151 डिग्री एंड द मेटास्टेबलिक ट्रिपल पॉइंट इज 115 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये ट्रिपल पॉइंट रहा। ट्रिपल पॉइंट को आप लोगों ने समझा। चलिए अब डिस्कस करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है व्हाट आर फेज रूल एंड एक्सप्लेन द टर्म फेज कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज इन इट। प्रावस्था के नियम को लिखिए और उनमें प्रयुक्त पद, प्रावस्था घटक व स्वतंत्रता की कोटि की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग टाइप में। ये क्वेश्चन आपका जो आएगा वो लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए तो समझते हैं कि फेज रूल क्या होता है। जैसा कि फेज रूल हम समझ भी चुके हैं। फेज रूल, प्रावस्था नियम को लिखिए, उनमें प्रयुक्त पद, प्रावस्था व घटक व स्वतंत्रता की कोटि की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम जो समझेंगे वो पढ़ेंगे फेज रूल।
फेज रूल। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे फेज क्या होता है, फिर हम इसके बाद में कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि आपने देखा कि कितने चरण में, 1 2 3 और 4 चरणों में इसका आंसर आप लोग को लिखना होगा, तभी आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा। कंप्लीट नंबर तभी मिलेगा, इसीलिए जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उसी को आप नोट करते रहिए, इसी प्रकार से लिखेंगे तो आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं फेज रूल। फेज रूल इज डिफाइंड एज, प्रावस्था नियम निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। F+P=C+2, ये प्रावस्था का नियम है। Where F नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, P नंबर ऑफ फेज एंड C नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, तो फेज रूल इज डिफाइंड एज, तो आप लिखेंगे फेज रूल इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ फेज एंड नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि प्रावस्था नियम स्वतंत्रता की कोटि की वह संख्या है जो प्रावस्था की संख्या तथा घटक की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, ये है प्रावस्था का नियम और ये है इसका फॉर्मूला। अब आगे डिस्कस करते हैं फेज क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फेज क्या होता है। फेज ए होमोजीनियस फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ ए सिस्टम सेपरेटेड फ्रॉम द अदर पोर्शन by wall defined bonding surface is called phase। किसी भी तंत्र या सामग्री भौतिक रूप से सुस्पष्ट भाग जो तंत्र के अन्य भागों से निश्चित स्पष्ट सीमा द्वारा पृथक रहता है, प्रावस्था कहलाता है। प्रावस्था क्या है? ए होमोजीनियस फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ ए सिस्टम separated from the other portion by wall defined bonding surface is called phase। These parts may be separated from the other portion by mechanical method such as filtration, sedimentation and decantation etc। तो दोस्तों ये भाग यांत्रिक विधियों से जैसे छनाई, अवसादन, निथारने द्वारा अन्य भागों में पृथक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन ए सिस्टम आइस, वाटर एंड वाटर वेपर एग्जिस्ट टुगेदर, द सिस्टम हैज 3 फेज, गैस और गैसियस मिक्सचर और 1 फेज ऑलवेज। ठीक है, यदि किसी तंत्र में बर्फ, जल तथा जल वाष्प साथ साथ हों तो हम कह सकते हैं कि तंत्र में 3 प्रावस्था हैं, गैस या गैसों का मिश्रण सदैव एक प्रावस्था मानी जाती है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं फेज रूल के अंतर्गत। अब हम समझते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट मतलब हिंदी में कहते हैं इसे घटक। घटक को समझते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली वेरिएबल constituents with the help which composition of each phase may be expressed directly or in the form of chemical equation। किसी घटक के तंत्र स्वतंत्र चर अवयव की वह छोटी से छोटी संख्या है जिसके द्वारा प्रत्येक प्रावस्था का संगठन या तो प्रत्यक्ष या फिर रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर सिस्टम हैज़ 3 फेज। वाटर सिस्टम के पास, जल तंत्र के पास 3 प्रावस्था होती हैं, ठोस, बर्फ, द्रव, जल और वाष्प यानी गैस। लेकिन केवल एक है, लेकिन घटक केवल एक है क्योंकि प्रत्येक प्रावस्था संगठन में केवल H2O द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। केवल क्योंकि प्रत्येक प्रावस्था का संगठन केवल H2O यानी जल द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों वेपर बट कंपोनेंट्स वेपर बट कंपोनेंट्स इज ओनली वन एज कंपोजिशन ऑफ ईच फेज में बी एक्सप्रेस्ड बाई H2O ओनली। तो घटक को समझ लेते हैं भैया। घटक में क्या है कि किसी तंत्र में घटक स्वतंत्र चर की अवयव की वह छोटी सी छोटी संख्या है
जिसके द्वारा प्रत्येक प्रावस्था का संगठन या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सके। उदाहरण जैसे जल में 3 प्रावस्था होती हैं, आप सबको पता है 3 प्रावस्था कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस, यानी कि बर्फ, जल और वाष्प। लेकिन घटक की बात करें तो घटक एक ही है, क्योंकि एक ही ऐसा घटक है, वो है पानी, जो प्रावस्था के संगठन को व्यक्त कर सकता है, बाकी और कोई भी नहीं है। चलिए अब हम समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। तो स्वतंत्रता की कोटि, इट इज द डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट which must the absorbably expressed in other to define the system completely। दोस्तों स्वतंत्रता की कोटि ये प्रावस्थाओं के परिवर्तनशील कारक जैसे कि दाब हो गया तथा ताप तथा सांद्रता की वह कम से कम संख्या है, जिससे स्वेच्छा से निर्धारित करने पर तंत्र की जो दशा है वो पूर्ण रूप से प्रभाषित या वर्णित हो सके। ठीक है, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं H2O जल, वाष्प जल तंत्र की स्वतंत्र कोटि की शून्य अवस्था है। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोग समझ गए हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने पहले भी स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था, तो ये लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन था, इतना आपको आंसर इस प्रकार से लिखना होगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास से मुझे आशा है कि आप लोग सहमत हुए होंगे। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी कल की क्लास में दोस्तों चैप्टर नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा, और लगभग परसों या कल ही मैं सबसे पहले आप लोग को मॉडल सॉल्व पेपर देने वाला हूँ, सॉल्यूशन करा देता हूँ, सॉल्व पेपर में करा देता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग डेली रोज़ रात 8 बजे आ जाया करिए। लाइव क्लास अब डेली 8 बजे होगी, क्योंकि आपके पास समय कम है और आपकी तैयारी बहुत ही अभी बाकी है। अभी कुछ भी तैयार आप लोग का नहीं हुआ है, और आप सब हम पर डिपेंड हैं। मैं प्रयास करूंगा कि जो आपकी डिपेंडेंसी है वो कम ना होने पाए, और पूरा का पूरा आपका मैं कंप्लीट कोर्स करा दूंगा। कंप्लीट जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले 8 दिन में लगभग 1 सप्ताह के अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा करके और पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। फिर यूनिट बाय यूनिट दोस्तों महासंग्राम रिवीजन क्लास के तौर पर चलाई जाएगी, जिसमें कंप्लीट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन किया जाएगा। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।